नमस्कार दोस्तों, मैं शांग गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल SKG मैथमेटिक्स में। चलिए आज पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस और ये हमारा 12th लेक्चर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसी तरीके से आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। और एक ज़रूरी आपको नोटिस देनी थी कि जो है आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका है वेक्टर 3D का। भले ही लेक्चर्स पूरे नहीं हुए हैं अभी, लेक्चर्स तो बहुत आने बाकी हैं अभी, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार हो गया है। इसलिए आप लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहिए और इन्हीं लेक्चर्स के रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, साथ में उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो BHU में पूछे जाते हैं, BSc मैथमेटिक्स हो या एग्रीकल्चर हो। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैसे निकाला जाता है। देखिए, मान लीजिए दो लाइंस हैं आपकी, एक ये है L1 लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन है ये L2 लाइन। दो लाइंस है आपके पास L1 और L2, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है? थीटा होता है। मान लिया हमने इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक। तो ये एंगल निकाला कैसे जाएगा? मैंने आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उनके बीच में अगर एंगल निकालना होता था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सॉरी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका कि आपके पास अगर एक वेक्टर B है, मान लीजिए एक वेक्टर C है, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? कॉस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट से निकालते थे B डॉट C अपॉन मॉड ऑफ B और मॉड ऑफ C। मॉड मतलब इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? B डॉट C का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? B मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर निकालना है, हमें B और C दिया है तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। यहाँ पर आपको बस दो लाइंस की इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, और उन दो लाइन की इक्वेशन से आपको वो वेक्टर फाइंड करना है जो उन लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। और वो भी मैंने आपको बताया है कि कैसे वो वेक्टर मिलता है और वो क्या होता है वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी L1 लाइन की इक्वेशन क्या है? R इक्वल टू L1 लाइन की इक्वेशन R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर है, मान लीजिए L1 लाइन की इक्वेशन, ठीक है। L1 लाइन है आपकी, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो इसमें L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? B वाला है, ठीक। तो ये B वेक्टर, देखिए दो लाइंस हों या उनका पैरेलल वेक्टर्स हों, ठीक है, एंगल तो दोनों के बीच में सेम ही होगा ना। इन L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर मान लीजिए ये B वेक्टर है, ठीक। L2 लाइन के मान लीजिए पैरेलल क्या है? ये C वेक्टर है, मान लीजिए, होगा जो भी होगा, C मानूंगा मैं तो C लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एंगल और इसमें एंगल सेम होगा, थीटा होगा, ठीक। वही चीज़ करनी है आपको। तो चलिए अब लाइन की क्वेश्चंस मान लेते हैं हम, ठीक है। लेट लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन। और दूसरी लाइन 2 की इक्वेशन क्या हम मान लेते हैं? R इक्वल टू A डैश वेक्टर प्लस लैम्डा C वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लाइन है L1, ये किस पॉइंट से पास कर रही? A वेक्टर से या A पोजीशन वेक्टर से, पॉइंट से, ठीक है। और पैरेलल किसके है? B के। और लाइन 2 किस से पास कर रही है? A डैश वेक्टर से। और पैरेलल किसके है? C वेक्टर के पैरेलल है, ठीक। इतना बात तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इनका एंगल निकालना है तो हमें क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ DR ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन 1 क्या हो जाएगा आपका? B, ठीक। तो B का डायरेक्शन रेशियो जो भी होगा, B वेक्टर वही, जो भी B वेक्टर होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, IJK पे जो भी लिखा होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा। इसी तरीके से C का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन 2, लाइन 2 के पैरेलल वेक्टर क्या है? C है हमारा, तो उसका डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से होगा, ठीक। मान लीजिए B वेक्टर आपको दिया हुआ है A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और C वेक्टर आपको दिया हुआ है A2 I कैप, ठीक, प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ये आप समझ रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, IJK के फॉर्म में,
ठीक। तो इनके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, लाइन 1 के लिए बी होगा, तो A1 B1 C1, ठीक है। और इसमें A2 B2 और C2, ठीक, बीच में कॉमा लगा लेंगे। ठीक, ये हो गए हमारे पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो। अभी हमें इसके बीच में अगर एंगल निकालना है तो कैसे लिखते हैं एंगल, कॉस थीटा इक्वल टू ये बी डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, ठीक। ये निकलते हैं हम, इस तरीके से एंगल निकलता है, ठीक है। तो बी डॉट सी अगर निकालना है आपको, बी वेक्टर ये दिया है, सी वेक्टर ये दिया है, मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था। अगर बी डॉट सी निकालना है तो सिंपली कैसे निकालेंगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए बी जे का जे के साथ, कोफिशिएंट और के का के साथ। देखिए कैसे, कॉस थीटा इक्वल टू, ये सब वही पुराना मैं आपको मेमोराइज़ कराऊंगा। अब कुछ ही नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे 3D में, बाकी सब पुराने से ही मेल जोल खाता आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, अभी क्या है, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर रूट करके स्क्वायर ऐड कर दीजिए, स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस बी का क्या हो जाएगा मॉड, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और होल का अंडर रूट। और उसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में आपका एंगल निकल जाएगा। मैंने एक गलती की है आज, मैंने ब्लू पेन यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब यूज़ कर लेता हूँ। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स आपका निकल आएगा इस फॉर्मूले से, या आप केवल आप यही डॉट प्रोडक्ट याद रखिए, ठीक है। ये तो आपको करना ही होगा, या आपको दिया ही होगा, ठीक। तो चलिए आप कंडीशन जान लेते हैं कि कब लाइन्स पैरेलल होंगी, कब लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी। तो चलिए जानते हैं कंडीशन ऑफ लाइन्स, टू लाइन्स मतलब बीइंग पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए, लाइन्स पैरेलल कब होती हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। पैरेलल व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाते समय बताया है, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपका कि A1/A2 का रेशियो इक्वल टू B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो। इस तरीके से A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, या इसी को लिख सकते हैं हम B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स कुछ C के हो, ठीक है। लाइन तभी पैरेलल होगी जब आपका B वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स C हो या C वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स B हो, बात दोनों बराबर आती है, ठीक। तो ये हो गई आपकी कंडीशन ऑफ पैरेललिटी या पैरेललिज्म, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर कब होगी लाइन, देखिए आपकी लाइन परपेंडिकुलर तब होगी, यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर व्हेन बी डॉट सी ज़ीरो। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते समय बताया था, कई बार आपको चीख चीख कर बताया मैंने कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ज़ीरो हो जाता है या ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बी डॉट सी आप निकाल लीजिए ये चीज़, ठीक है। अगर ये चीज़ आपकी जो है इक्वल टू ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कॉस थीटा ज़ीरो के बराबर है, और कॉस थीटा ज़ीरो के बराबर होने का मतलब क्या है, थीटा हमारा कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर कॉस थीटा ज़ीरो के बराबर है तो थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक। यही बात आपको समझनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये रही बात आपकी कि कंडीशन क्या होती है, पैरेलल होने की या परपेंडिकुलर होने की। तो चलिए इसी के साथ जो आपको एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन पढ़नी है इसमें, वो एक ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। देखिए आप ये चीज़ कुछ हद तक पढ़ चुके हैं पहले से, कहाँ पढ़ी है आपने, परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस, ये पढ़ा है आपने
क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर कोई भी है, अगर वो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, वो उसी के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए आपका दो गिवन वेक्टर्स है, एक मान लीजिए ये ए दिया है और एक ये बी दिया है वेक्टर। ठीक, मान लीजिए एक वेक्टर ये ए दिया है और दूसरा आपको बी दिया है। तो अब अगर आप कहें कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो ये एक या तो ऊपर होगा एन कैप, या तो ये प्लेन के नीचे होगा, एक ए और बी की प्लेन के नीचे या ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलरी ऊपर। ठीक है, एन कैप दो ही तरीके से हो सकता है। ठीक, यही एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, जो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था। ठीक है, तो उसका आंसर यही था कि 2 वेक्टर्स उसमें आंसर था। कितने वेक्टर्स बनेंगे, 2 वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि प्लेन और परपेंडिकुलर के एक ऊपर होता है वेक्टर और एक वैसे ही क्या होता है, नीचे होता है। ये मान लीजिए प्लेन है ए बी की, ए और बी जिसमें लाई कर रहे हैं, तो एक वेक्टर उसके ऊपर होता है ए क्रॉस बी। ठीक, और एक उसी प्लेन के नीचे होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस, ये सॉरी बी क्रॉस ए जिसे कहते हैं हम। ठीक है, उल्टा बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, आप जानते होंगे, मैंने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड टू गिवन लाइन। मान लीजिए एक पॉइंट दिया है आपको, ए वेक्टर जिसका दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर एक पॉइंट है और मान लीजिए ये पॉइंट पी है। ठीक, और दो गिवन लाइंस आपको दी हैं, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और या A1 कर लीजिए, A1 B1, और दूसरी दी हुई है आपको आर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ B2 वेक्टर। लाइन बदल जाएंगी तो आपकी जो है वेरिएबल्स भी बदल जाएंगे, लैम्डा और म्यू। ठीक है, कांस्टेंट एक की थोड़ा ना लिखेंगे दोनों में। ठीक, तो आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू ऑफ B2। तो ये बात रही आपकी कि दो इक्वेशंस दी हुई लाइन की और एक पॉइंट दिया है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी जो इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल में कोई डायरेक्शन रेशियो आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, B1 और B2। तो कैसे निकालेंगे उस डायरेक्शन रेशियो को? देखिए, उस डायरेक्शन रेशियो को आप निकालेंगे इस तरीके से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 9। तो क्या हो जाएगा, वो B1 हो जाएगा, B1 का जो भी होगा लिखा जाएगा। उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा आपका, B2 का हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाता है आपका, ये आपको मालूम होगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इक्वेशन, इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ पर बी वो वेक्टर होता था जिसके पैरेलल में ये लाइन है। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है आपकी एल। ठीक है, तो बी वेक्टर इस तरीके से पैरेलल में होता था। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था बी वेक्टर पैरेलल में होता था। तो हमें बोला गया है इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है, या इन दोनों डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बी क्रॉस सी अगर निकाल लेंगे, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, B1 और ये है B2। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर साइड हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए इस तरीके से अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये ऊपर साइड इसी के पैरेलल में ही तो वो लाइन है, तो यही तो आपका जो हो गया, ये जो वेक्टर हो गया B1 क्रॉस B2, यही हो गया आपका बी वेक्टर यहाँ वाला, ये जिसके पैरेलल में ये लाइन L है। ठीक, जो आपको निकालनी है, तो B1 क्रॉस B2 हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और वही बी के बराबर हो जाएगी और इसको रख देंगे, और जो पॉइंट आपको दिया है ए वो रख देंगे यहाँ पर। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका लाइन का इक्वेशन निकालेगा। तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या निकलता है आपका लाइन का, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ B1 क्रॉस B2। यानी कि अगर आपको बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस, दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आपको B1 क्रॉस B2 निकालना है और वही क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला इक्वेशन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन BHU पूछता है, कई बार पूछा गया BSc मैथ में।